नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग आर ओ यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम के लिए टेस्ट देख रहे थे, उसी में आज टेस्ट नंबर ये 10 का जो है कि सेकेंड पार्ट रहेगा और ये फुल वीडियो रहेंगे। पहले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक प्रश्न देखे थे। तो आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि थोरियम को मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किया जाए, तो बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है, ये सही है। आगे कि थोरियम को वायुयान में ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो देखें तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि भारत का काकरपारा रिएक्टर विश्व का पहला रिएक्टर है जिसमें थोरियम के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो देखें तो इसमें तीनों कथन क्या है, तो इसमें तीनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। और काकरपारा ये कहाँ पर, तो काकरपारा आपका रिएक्टर है जो है ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 52वां प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को देखना है, तो देख लेते हैं क्या है। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की तथा राज्य और रियासतों को एक इकाई मानते हुए संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया, तो बिल्कुल सही दिया है, सही कथन है। दूसरा कथन है कि इसने केंद्र में द्वैत शासन का शुभारंभ कर संघीय विषयों को स्थानांतरित तथा आरक्षित विषयों में व्यक्त किया, तो ये भी देखें तो ये भी सही है। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, तो ये भी सही दिया हुआ है। इसने 11 राज्यों में से 5 द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, तो ये देखें तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसके तहत देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने क्या किया, तो 11 राज्यों में से 6 कहाँ पर, तो 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, ठीक है। कहाँ पर, तो ये कौन कौन से राज्य थे, तो बंगाल था, ठीक है, बंगाल था, उसके बाद से बम्बई था, मद्रास था, ठीक है, उसके बाद से संयुक्त प्रांत था, और कौन सा था, तो ये असम था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा इसमें गलत दिया हुआ, सत्य दिया है, तो देखें तो ये डी वाला सत्य दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 53वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। तो कौन एम.एन. राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय ने रखा था, तो बिल्कुल देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा कथन है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की, तो देखें तो ये दोनों कथन इसमें सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, तो 53 का सी हो जाएगा, ठीक है, 53 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 54वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, सही है। आगे क्या कथन है देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है कि राज्यों की समिति राज्यों में समझौता करने वाली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ठीक है, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो ये प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, तो इस कार्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या दिया ऑप्शन की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये सही दिया हुआ है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। आगे प्रश्न है कि 55 नंबर प्रश्न है कि भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में निम्न में से कौन से तत्व शामिल हैं। तो देखिए कौन कौन से तत्व इसमें शामिल है, देख लेते हैं। तो इसमें देखें तो वास्तविक एवं नाममात्र के कार्यपालिकों की उपस्थिति, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये भी शामिल है संसदीय प्रणाली में। और बहुमत वाले दल की सत्ता, ये भी शामिल है। उसके बाद से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ये भी सही है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, तो ये भी सही दिया है। तो इस प्रकार देखें तो ये चारों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा 55 का आंसर क्या होगा, तो 55 का डी हो जाएगा, ठीक है, 55 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 56वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना सहित 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया, तो देखें तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा कथन है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो देखें तो ये जो है कथन है गलत दिया हुआ, क्योंकि प्रस्तावना क्या है, तो संविधान का भाग है, और इसमें क्या है देखें तो इसमें संशोधन क्या है, तो संभव है, ठीक है, इसमें संशोधन संभव है, बशर्ते क्या हो,
तो उसमें मूल विशेषता क्या रहे तो अछूड़े बना रहे, उसमें कोई संशोधन ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 56 का ए हो जाएगा। ठीक है, 56 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 57 प्रश्न के निम्न में से कौन से मूलाधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो आर्टिकल पहला दिया आर्टिकल 14, दूसरा दिया है आर्टिकल 15, तीसरा दिया है आर्टिकल 16 और चौथा दिया है अनुच्छेद 21। तो देखें तो कौन से मूलाधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो कौन कौन से मूलाधिकार हैं। तो इसमें अनुच्छेद 15 है और अनुच्छेद 16 है, इसको प्राप्त है तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 14, 16 और नहीं है। और कौन कौन सा आर्टिकल, तो 15 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, उसके बाद से आर्टिकल 15, 16, 19 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 30 है। किसको प्राप्त है, तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। और बाकी जो है उसमें ये किसको प्राप्त है, तो विदेशियों को भी इसमें प्राप्त है। ठीक है, अधिकार। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 58 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देख लेते हैं क्या दिया है। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को भारत के 21वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। ठीक है, तो देखें तो ये 19वें नहीं बल्कि 20वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। ठीक है, तो ये देखें तो कथन ये असत्य है। बाकी आगे देख लेते हैं क्या है। मोदी से पूर्व पंडित नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद संभाला था, तो ये भी सही है। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल है, ये भी सही दिया है। पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद है, तो ये भी सही है। तो देखें तो इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, ये बल्कि गलत दिया हुआ था। तो 58 क्या हो जाएगा, तो 58 का ये हो जाएगा। ठीक है, 58 का ये हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 69वां प्रश्न की 59वां प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने लखनऊ के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, देख लेते हैं। CAIMAP द्वारा 30 किसानों के भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीकों से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया है। तो देखें तो ये सही दिया हुआ है। और इसमें क्यों गलत है ये थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो उत्तर प्रदेश का ये कहाँ पर, तो ये लखनऊ में नहीं है बल्कि ये कहाँ पर, तो ये बाराबंकी में। ठीक है, बाराबंकी में हुआ है ऐसा। ठीक है, बाराबंकी के भगौली गाँव में। तो इस प्रकार गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 59 का बी हो जाएगा। ठीक है, 59 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 60वें प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्यूडेगा नामक डेंगू के टीके को हाल ही में प्री क्वालिफिकेशन दिया है, तो देखें तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम डेंगू का टीका है, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने पहला जो है कि टीका कौन सा है, तो TAK देख लेते हैं ध्यान से कौन सा है, तो टैक 003 या क्यूडेंगा विश्व का, ये क्यूडेंगा कौन सा है, तो ये दूसरा है। ठीक है, क्यूडेंगा कौन सा है, तो दूसरा है टीका है। और 10 मई 2024 को प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको प्री क्वालिफिकेशन का प्राप्त हुआ, तो जो है कि 10 मई 2024 को आप लोग भी तैयार रखिएगा कि 10 मई 2024 को इसको प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ। और देखें तो और क्या दिया है, WHO द्वारा ये तीसरा ऑप्शन है कि टकोडा द्वारा विकसित इस वैक्सीन को टैक 003 के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल ये सही दिया है। ठीक है, यह टीका सभी 4 प्रकार के डेंगू में सुरक्षा प्रदान करता है, तो देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 60 नंबर का बी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये दूसरा टीका है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 61वें प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है देख लेते हैं। 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ एड ड्वाइट 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, सही कथन है। दूसरा है कि सी ड्वाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम असंवेद अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार भी थे, जो अंततः 60 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अंतरिक्ष में जाने में सफल हुए, तो देखें तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 61 का सी हो जाएगा। ठीक है, 61 का सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 62वें प्रश्न है कि ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये देखना है, तो देख लेते हैं। ओजोन परत मुख्यतः कौन सा कथन इसमें असत्य है, ये देखना है। तो ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के नीचे हिस्से में पृथ्वी सतह से 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखें तो ये
ये सही दिया हुआ है, ठीक है। आगे है कि समताप मंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से ओजोन के स्तर को विनियमित करता है, तो देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, तो ये भी देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। प्रत्येक मौसम में ओजोन परत की मोटाई बदलती रहती है। वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सर्वाधिक व बसंत ऋतु में न्यूनतम होती है, ठीक है। तो देखें तो ये कथन जो है कि उल्टा सीधा दे दिया है। तो इसमें देखें तो क्या हो जाएगा कि ओजोन परत की जो मोटाई है बसंत ऋतु में क्या होती है, तो बसंत ऋतु में सर्वाधिक होती है, ठीक है, सर्वाधिक होती है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, तो वर्षा ऋतु में सबसे कम होता है, वर्षा ऋतु में सबसे कम होता है, ठीक है। और तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कथन जो है कि असत्य है, गलत है। अब आगे देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो डी हो जाएगा, ठीक है, 62 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है, 63वें प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रक्तचंदन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वृक्ष है जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है, तो देखें तो ये कथन सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। रक्तचंदन की लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे स्राव के कारण लाल हो जाती है, तो देखें तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो दोनों कथन सही है, तो 63 का बी हो जाएगा, ठीक है, 63 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न है कि स्टोन प्रजाति के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से शामिल किए जाएंगे, तो देखिए की स्टोन प्रजाति में कौन कौन से शामिल किए जाएंगे। तो सेर है, राइजोबियम लेगुमिनेसेरम है, अंजीर वृक्ष है, बल्कि बंदर इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे की स्टोन प्रजाति में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 64 का सी हो जाएगा, ठीक है, 64 का सी हो जाएगा। और हम लोग थोड़ा सा जानेंगे की स्टोन प्रजाति क्या होती हैं, की स्टोन प्रजाति क्या होती हैं। तो ये परितंत्र में अपनी संख्या के कारण नहीं अपितु अपने भूमिका के कारण प्रभाव डालते हैं, और इनकी उपस्थिति में क्या होता है, तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बदल सकता है। इनमें मुख्यतः बड़े परपक्षी कौन कौन से, तो शेर है, चीता है आदि, ये सब हैं। और नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु हैं, और मृदा में ह्यूमस बढ़ाने वाले जीवाणु अंजीर वृक्ष है, ठीक है। और कौन सा है, डंगली वृक्ष है, प्रवाल आदि, ये सब किस में आते हैं, तो की स्टोन प्रजाति में आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है, 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देख लेते हैं। रामसर अभिसमय का आयोजन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था, तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। रामसर सचिवालय का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित, तो ये भी सही दिया हुआ है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1997 से हुई, तो ये भी सही दिया हुआ है। भारत इस अभिसमय में 1985 से शामिल है, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि भारत इस अभिसमय में 1982 से शामिल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो इसका डी जो है गलत है। इस बाकी सब देखें तो ए और बी और सी सही है, तो देख लेते हैं तो इसमें कौन सा सत्य है, तो देखें तो ये डी असत्य है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 65 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है कैटालिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक कन्वर्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल लेता है, जिससे उसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये सही कथन है। दूसरा है कि इसमें पैलिडियम की डिस्क CO को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, CO से क्या करता है, CO2 में बदलता है, तो देखें तो दोनों कथन सही दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखें तो 66 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखें तो देख लेते हैं। BOD अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है, तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। BOD का अधिक होना दर्शाता है कि जल में सीवेज की मात्रा ज़्यादा है और वह संकरित हो गया है, तो देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। उच्च BOD वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा उच्च होगी, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या है, कानपुर और प्रयागराज के बीच गंगा नदी के जल में BOD की मात्रा उच्च है, तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 67 का सी हो जाएगा, ठीक है। ये असत्य दिया हुआ है, ये क्या है, असत्य दिया हुआ है। क्यों, देखें तो उच्च BOD वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, तो इसमें कम होती है, न कि उच्च होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये गलत हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 67 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्या है देख लेते हैं। किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, ये कथन सही है। सकल राष्ट्रीय आय की गणना में विदेश में कार्यरत देश के नागरिकों की आय को घटा दिया जाता है, जबकि देश के भीतर कार्यरत विदेशी नागरिकों की आय को जोड़ दिया जाता है। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है, क्योंकि सकल राष्ट्रीय आय में विदेशों में कार्यरत देशों के नागरिकों को आय को शामिल की जाती है और देश के भीतर कार्यरत विदेशी नागरिकों की आय क्या हो जाती है, इसमें घटा दी जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 68 का ए हो जाएगा, ठीक है, 68 का ए हो जाएगा, क्योंकि पहला कथन सही है, बाकी गलत दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 69 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज हेतु भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी सेल का शुभारंभ किया। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ विकसित किया है। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है, क्योंकि CAR T सेल थेरेपी का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किसके, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने, कौन, तो बॉम्बे ने, ठीक है, बेंगलुरु नहीं, बॉम्बे ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ मिलकर काम किया है, ठीक है। इसमें क्या दिया, तो बेंगलुरु दिया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 69 का बी जो है कि गलत हो जाएगा। आगे है कि कैंसर के उपचार के लिए स्थापित यह थेरेपी दुनिया की सबसे सस्ती CAR T सेल थेरेपी है। तो ये सही दिया है। CAR T सेल थेरेपी का तात्पर्य है कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी। तो ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो 69 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 70वां प्रश्न, कार्बन नैनो ट्यूब के निम्न में से कौन से गुण हैं। तो अत्यधिक कठोर, सर्वाधिक लचीला, फिर उसके बाद दिया विद्युत सुचालक, उसके बाद से दिया है ऊष्मा का कुचालक। तो ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या हो जाएंगे इसके आंसर। तो देखें तो कार्बन नैनो ट्यूब के कौन कौन से गुण होते हैं। तो अत्यधिक ये कठोर होता है, ठीक है, सर्वाधिक लचीला होता है और विद्युत सुचालक होता है, और ऊष्मा का कुचालक नहीं होता है, ठीक है, ऊष्मा कुचालक ये नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 70 का डी हो जाएगा, ठीक है, 70 का डी हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टर्नर सिंड्रोम रोग स्त्रियों में होने वाला एक अनुवांशिक रोग है जिससे ग्रसित स्त्री के गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, तो 45 हो जाती है। तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही कथन है। इससे ग्रसित स्त्री का शरीर अल्प विकसित हो जाता है और फलता हुए बांझ हो जाती है। तो ये बिल्कुल ये भी देखें तो सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 71 का सी हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 72वां प्रश्न कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में मुस्लिम लीग की स्वतंत्र बैठक हुई। तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही है। आगे है कि लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्वशासन को स्वीकार किया। तो देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये दोनों इसमें कथन सही हुए हैं, ठीक, सही दिए हुए। तो 72 क्या हो जाएगा, 72 का सी हो जाएगा। 72 क्या हो जाएगा आंसर, तो 72 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 73वां प्रश्न के नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या अभिकथन ए है कि कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो ये देखें तो क्या हो जाएगा इसके आंसर, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। कारण क्या है कि इसमें संविधान सभा गठन का प्रावधान था। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें थी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता है और 30 मार्च 1942 को उसने अपनी योजना प्रस्तुत की। उसमें क्या क्या प्रावधान थे तो देख लेते हैं। इसमें ये प्रावधान थे कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसमें पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। और दूसरी बातें क्या थी इसमें क्रिप्स मिशन में, तो युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और तीसरा क्या बातें थी इसमें कि नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। परंतु कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव क्या किया, तो इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। और कांग्रेस कार्य समिति ने 11 अप्रैल 1942 को हुई बैठक में कहा गया कि हमें केवल भविष्य में वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता असंतुष्टि से नहीं मिलेगी। अर्थात तत्काल स्वतंत्र
स्वतंत्रता देने पर विचार किया जाए। कार्य समिति ने को संविधान निर्माती सभा के गठन पर भी आपत्ति थी, क्योंकि इसमें देशी रियासतें क्या थी, तो प्रतिनिधियों को जनता द्वारा निर्वाचित न करके जो शासकों द्वारा नामित किया जाना था। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो इसका कथन ए जो है कि सही है और बी जो है कि कारण इसका गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73 का जो है कि सी हो जाएगा। ठीक है, 73 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 74वां प्रश्न की कांग्रेस द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हकीकत कमेटी में कौन कौन से शामिल थे। तो पहला दिया मदन मोहन मालवीय, तो ये इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे है कि मोतीलाल नेहरू, ये भी शामिल थे। अब्बास तैयब जी, ये भी शामिल थे, बल्कि जगत नारायण नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74 का। 74 क्या हो जाएगा, 74 का बी हो जाएगा। ठीक है, 74 का बी हो जाएगा। और कौन कौन शामिल थे देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकी कमेटी का गठन किया था। किसने, तो कांग्रेस ने। और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय थे, जबकि महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास और पप्पू जयकर इसके सदस्य थे। ठीक है, और जगत नारायण कौन थे, तो जगत नारायण जो है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा गठित हंटर कमेटी के सदस्य थे। कौन थे, तो हंटर कमेटी के सदस्य थे। हंटर कमेटी के जगत नारायण सदस्य थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 75वां प्रश्न की 1854 ईस्वी में शिक्षा पर गठित चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के कौन से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए, तो ये सही दिया हुआ है। सभी 7 प्रांतों में एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तकनीक एवं व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करने में सिफारिश की गई, तो ये भी सही दिया हुआ है। और शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाई जाए, तो ये भी सही दिया हुआ है। और देखें तो इसमें क्या बातें की गई, तो देखें तो जो शिक्षा पर गठित चार्ल्स वुड थी, इसकी घोषणा पत्र में क्या क्या थे, तो देख लेते हैं। देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान कौन थे, चार्ल्स वुड थे, जिनकी अध्यक्षता में 1854 में, ठीक है, एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि भारतीय शिक्षा का बैगना काट इसको कहा गया। और इसमें सिफारिशें कौन कौन सी थी, तो देख लेते हैं। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए। दूसरा क्या था इसमें, कि उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया जाए। तीसरी बात इसमें क्या थी, कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए। चौथा क्या, तो निजी प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाई जाए। पांचवा बातें क्या थी, तो इसमें कंपनी के पांचों प्रांतों में एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। छठवीं बातें क्या थी इसमें, कि तकनीक और व्यावसायिक विश्वविद्यालय की स्थापना के क्षेत्र में भी इस घोषणा पत्र में सिफारिश की गई। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कि तो 75 का बी हो जाएगा। ठीक है, और कितने प्रांतों में, तो यहाँ देखिए दिया हुआ 7 प्रांतों में, 7 प्रांतों में नहीं बल्कि 5 प्रांतों में। ठीक है, 5 प्रांतों में एक निदेशक अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 75 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 76वां प्रश्न की बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को अस्थायी बनाया, तो देखिए सही दिया हुआ है। इसने एक संधि के रूप द्वारा मराठों के उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया, तो देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर 76 का सी हो जाएगा। ठीक है, 76 का सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। तो अलीवर्दी खां क्या किया, तो अलीवर्दी खां ये नवाब सरफराज खां की हत्या कर दी और 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। इसने क्या किया, तो इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए, कितना, तो 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को अस्थायी बनाया। और मराठों से परेशान होकर इसने 1751 ईस्वी में उनसे एक संधि की और उन्हें उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार देखें तो क्या है, तो दोनों कथन सही दिए हुए हैं। तो 76 क्या हो जाएगा, 76 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 77वां प्रश्न की 1888 ईस्वी में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है कि इलाहाबाद में हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडनबर्ग ने किया था, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इलाहाबाद में इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो जॉर्ज यूले ने किया था। जॉर्ज यूले ने किया, तो क्या हो जाएगा, पहला जो है कथन है गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे, तो देखें तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही दिया हुआ है।
आगे किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तय किया गया, तो ये भी सही है। और इस अधिवेशन में नारा दिया गया कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो ये भी सही दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 77 का ये हो जाएगा। ठीक है, 77 का ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो इस अधिवेशन में तो लाला लाजपत राय ने पहली बार क्या किया, तो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिए थे। ठीक है, किसमें, तो हिंदी में भाषण दिए थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। इसी अधिवेशन में 1888 ईस्वी कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 78वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कर कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो अलीपुर षड्यंत्र केस कब होता है, तो ये अलीपुर संयंत्र केस कब होता है, तो ये 18 मई 1908 को कब होता है, तो ये 18 मई 1908 को होता है। ठीक है, 18 मई 1908 को। अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित करना, तो ये कब होता है, तो ये जो है कि अनुशीलन समिति को तो 11 दिसंबर कब, तो 11 दिसंबर 1908 को। ठीक है, अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कब घोषित किया गया, तो 11 दिसंबर 1908 को। हावड़ा संयंत्र केस ये कब होता है, तो हावड़ा संयंत्र केस ये 1910 को होता है। ठीक है, 1910 को होता है। उसके बाद किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब होता है, 30 अप्रैल 1908 को। कब होता है, तो 30 अप्रैल 1908 को। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को सबसे पहले ये हुआ था। उसके बाद से अलीपुर संयंत्र केस ये कब हुआ था, तो अलीपुर संयंत्र केस आपका 18 मई 1908 को। ठीक है, 18 मई 1908 को, तो ये अप्रैल में, ये मई में। उसके बाद से कौन सा, तो अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित करना, तो कब होता है, तो ये 11 दिसंबर 1908 को, 11 दिसंबर 1908 को। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, तो हावड़ा संयंत्र केस ये कब होता है, तो 1910 में। ठीक है, 1910 में होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 78 का बी हो जाएगा आंसर इसका, 78 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 79वां प्रश्न, गंधार कला शैली के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों को मूर्तियों काले स्लेटी पत्थर से बनाई गई, तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा कथन है गंधार शैली की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती हैं, तो ये भी सही दिया हुआ है। इस कला शैली में भौतिकता के स्थान पर तार्किकता पर बल दिया गया, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इन मूर्तियों में भौतिकता को क्या हुआ, तो क्योंकि इस शैली में देखें तो भौतिकता का पुट स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण किसमें होता है, ताल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 क्या हो जाएगा, तो 79 का सी हो जाएगा। ठीक है, 79 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 80वें प्रश्न के निम्न में से किस अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है, तो ये दिया जूनागढ़ अभिलेख में, बी दिया उदयगिरी गुहा अभिलेख में, सी दिया मंदसौर अभिलेख में, डी दिया गंगाधर अभिलेख में। तो किसमें जो है किस अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है, तो गंगाधर अभिलेख में। ठीक है, गंगाधर अभिलेख में कहा गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ये किसका अभिलेख, गंगाधर अभिलेख, तो ये कुमारगुप्त का। ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल के ये गंगाधर अभिलेख में। ठीक है, तो किसके समय का है, तो ये कुमारगुप्त के शासनकाल का है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 81वें प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन पूरा स्थल आलमगीरपुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, सही दिया हुआ है। आगे क्या है, इसकी खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। ठीक है, तो ये भी देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है। आगे क्या है देख लेते हैं। इसका उत्खनन कार्य 1998 ईस्वी में जेपी जोशी ने करवाया था, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ, क्योंकि इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था 1958 में, तो जेपी जोशी ने नहीं बल्कि इसने करवाया, तो यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 81 का 1 और 2 सही है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 81 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 82वें प्रश्न की सल्तनत काल की भू राजस्व मसाहत व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। मसाहत व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश कर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है। दिल्ली सल्तनत में मसाहत पद्धति को सर्वप्रथम बलबन ने लागू किया था, तो ये देखें तो गलत दिया हुआ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में मसाहत पद्धति को सर्वप्रथम बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, लागू किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 82 का ए हो जाएगा। ठीक है, 82 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
83 नंबर प्रश्न के नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देख लेते हैं क्या। बाबर ने अपने दक्षिण पूर्व अर्थात भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, उसे जीता, तो ये बिल्कुल सही है। बाबर को उत्तर पश्चिम में समरकंद आदि क्षेत्र में कोई अस्थायी सफलता नहीं मिल पा रही थी, देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर ये हो जाएगा 83 का ये हो जाएगा। ठीक है, 83 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न की शंकराचार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन्होंने 8 वर्षीय अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया, तो ये सही है। ठीक है, शंकराचार्य के प्रथम गुरु गोविंद भागवत पाद थे, जिन्होंने इस परमहंस की उपाधि दी थी, तो ये भी देखे तो ये सही दिया हुआ है। इनकी स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इन्होंने किसने तो स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी, शंकराचार्य ने। और इनकी मृत्यु चेन्नई में हुई थी, तो ये देखें तो गलत दिया हुआ, क्योंकि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु बद्रीनाथ में हुई थी। ठीक है, बद्रीनाथ में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो 84 का आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 84 का आंसर डी हो जाएगा। और शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था, आप लोग भी तैयार रखिएगा। शंकराचार्य का जन्म 788 ईसा पूर्व में केरल के अलवर नदी के तटवर्ती कलादी गांव में हुआ था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 85वें प्रश्न की 18वीं लोकसभा के लिए संपन्न चुनाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। ठीक है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाची समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं, तो ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के सबसे अधिक वोट पड़े, तो देखें तो ये भी सही है। ठीक है, 18वीं लोकसभा में कुल 77 महिलाएं सांसद हैं, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत दिया हुआ है, क्योंकि 18वीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में 543 सांसदों में से केवल कितने तो 73 महिलाएं हैं। ठीक है, जबकि पिछली 17वीं लोकसभा में कितनी थी, तो ये 78 सांसदों महिलाओं की संख्या थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे है कि मध्य प्रदेश की इंदौर सीट में भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवाड़ी ने 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी बने, तो ये देखें तो ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 124। ठीक है, 124, तो इसका आंसर 85 क्या हो जाएगा, तो 85 का ये हो जाएगा। ठीक है, 85 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न की भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के संबंध में हुए अनुबंध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं। इस अनुबंध में चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहस्ती टर्मिनल के संचालन अधिकार 10 वर्ष के लिए भारत को प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। इस संबंध में अनुबंध पर समझौता 13 मई 2024 को संपन्न हुआ, तो ये भी सही है। इस अनुबंध पर भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर हस्ताक्षर किए, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें हस्ताक्षर कौन किए, तो ये जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन थे, तो सर्बानंद सोनोवाल ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, बल्कि ये जयशंकर प्रसाद नहीं किए थे, एस जयशंकर नहीं किए थे। आगे की इस समझौते से पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान तक व उससे आगे मध्य एशिया तक सीधी बात पहुँच भारत की स्थापित हो जाएगी, तो देखें तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी हमसे जयशंकर प्रसाद निकल गया था, ये एस जयशंकर की जगह पर कौन थे, तो सर्बानंद सोनोवाल थे। ठीक है, हस्ताक्षर किए थे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 86 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 87वें प्रश्न की हाल ही में आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी देश का सही क्रम कौन सा है, तो देख लेते हैं। तो अमेरिका है, चीन है, संयुक्त राज्य अरब अमीरात है, रूस है, उसके बाद चीन है। बी ऑप्शन दिया, चीन है, अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, रूस है। तो देखें तो कौन कौन व्यापारिक भागीदार देशों का सही क्रम है, तो चीन है सबसे पहले, चीन से ज़्यादा होता है, उसके बाद अमेरिका है, फिर संयुक्त अरब अमीरात है, फिर रूस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 87 का बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका बाद से अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 88वें प्रश्न के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, संविधान के अनुच्छेद 214(1) के तहत क्या है, 214(1) के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 214(1) के तहत नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 213(1) के तहत ये अध्यादेश प्राप्त करने का शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 214(3) के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल को पुनः समायोजित होने पर उसे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, तो देखें तो ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये आर्टिकल 214(3) में नहीं, बल्कि आर्टिकल 213(2) में ये बातें की गई हैं कि इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः सम्मिलित होने पर उसे स्वीकृति मिलना आवश्यक है। तो
तो इस प्रकार देखें तो ये दोनों कथन जो है कि दोनों कथन क्या है तो ये गलत दिए हुए हैं। तो 88 क्या हो जाएगा, 88 का डी हो जाएगा, ठीक है, 88 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न कि दल बदल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। देख लेते हैं क्या दिया है। दल बदल से उत्पन्न निहरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे मामलों पर निर्णय अध्यक्ष को 6 माह के अंदर लेना होता है। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है। और देखें तो क्यों गलत है कि ऐसे मामलों पर निर्णय अध्यक्ष को 6 माह के अंदर नहीं बल्कि क्या है, बल्कि कोई भी समय सीमा इसमें निर्धारित नहीं है। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। आगे क्या है, प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता था, इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। तो देखें तो ये सही है कि होलोहन मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। देखें तो ये सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कि 134 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 89 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। आगे है कि 90 नंबर प्रश्न के संविधान का अनुच्छेद 371(6) में निम्न में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का प्रबंध है, ठीक है, किस विशेष राज्य का प्रबंध है। तो देखें तो ये कौन सा राज्य है, तो ये मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है, ठीक है। और वही आगे और भी जो है कि जो राज्य है उनको विशेष प्रबंध दिया गया है, प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो 371(4) में क्या है, 371(4) में सिक्किम है, ठीक है। और 371(4) में क्या है, तो 371(4) में अरुणाचल प्रदेश को विशेष प्रावधान दिया गया है। उसके बाद 371(4) में किसको, तो 371(4) में कर्नाटक को विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 90 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना सबसे अंत में की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 में, ठीक है, 1885 में। किसके द्वारा, तो A.O. ह्यूम द्वारा की जाती है। और ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना कब होती है, तो ये 1834 में, ठीक है, 1834 में। और USA की डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब होती है, तो 1828 में, ठीक है, 1828 में होता है। और USA की रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब होता है, 1854 में होता है, ठीक है, 1854 में होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो राजनीतिक दल की स्थापना सबसे अंत में की गई, तो ये किसकी, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, 91 का ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास बारात डकैती का संबंध है किससे है। तो ए मद्रास से, बी पंजाब से, सी बंगाल से, डी उत्तर प्रदेश से। तो बारात डकैती का संबंध कहाँ से, तो ये बंगाल से है, ठीक है। और कब होता है बारात डकैती, तो 2 जून 1908 को, ठीक है, पूर्वी बंगाल के ढाका आंदोलन समिति के क्रांतिकारियों द्वारा किया जाता है। और यह क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण देखें तो ये साहसिक प्रयास था, ठीक है। और ढाका आंदोलन समिति की स्थापना किसने किया था, तो ये पुलिनदास ने किया था, ठीक है, पुलिनदास ने किया था। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 92 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक और द्वीप दिया है, एक उसका अधिकार क्षेत्र दिया है, ठीक है। तो फाकलैंड द्वीप का अधिकार किस पर है, तो ब्रिटेन का है। तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है। यूनियन द्वीप का अधिकार किसके पास है, तो फ्रांस के पास है, ठीक है, तो ये भी सही दिया है। फेरो द्वीप का अधिकार किसके पास है, तो डेनमार्क के पास है, तो ये भी सही दिया हुआ है। और सेंट हेलेना द्वीप का अधिकार किसके पास, तो स्पेन के पास नहीं बल्कि ये ब्रिटेन का इस पर अधिकार है, ठीक है, ब्रिटेन का इस पर अधिकार है। तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर 93 का डी हो जाएगा, ठीक है, 93 का डी हो जाएगा। और सेंट हेलेना द्वीप एक इसका कहाँ पर है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर क्षेत्र में स्थित ब्रिटिश अधिकृत द्वीप है। कहाँ पर है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न के असत्य कथन का चयन करें। क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। और भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से दोनों सदनों में नहीं बल्कि किसमें, तो बल्कि देखें तो लोकसभा में, ठीक है, आर्टिकल 75(3) के अनुसार, ठीक है, 75(3) के अनुसार ये लोकसभा केवल किसमें, तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और जो ये क्या दिया दोनों सदन, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों सदन में क्या किया जाएंगे, दोनों सदन में राज्यसभा आ जाएगा और लोकसभा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 94 का 20 में असत्य दिया है। आगे क्या दिया है कि कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 94 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 95 प्रश्न की भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या फिर उसको कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो ये किसमें, तो आर्टिकल 257 में, ठीक है, 257 में
है, ऐसी बातें की गई हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करिएगा कि आर्टिकल 258 में क्या है, आर्टिकल 253 में क्या है, आर्टिकल 249 में क्या है, ठीक है। आप ये तीनों आर्टिकल का जो है कि जरूर कमेंट करिएगा कि इसमें क्या बातें की गई हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न कि भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ए दिया है कोलकाता में, बी दिया है मुंबई में, सी दिया है नोएडा में, बी दिया है कोची में। तो देखिए तो भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये नोएडा में है, ठीक है, नोएडा में। और इसकी स्थापना कब होती है, तो देखें तो IWAI की स्थापना कब 27 अक्टूबर 1986 में किया जाता है, ठीक है। और इसके प्रादेशिक कार्यालय कहाँ कहाँ पर है, तो गुवाहाटी में, कोची में, कोलकाता में और पटना में, ठीक है। कहाँ कहाँ, तो गुवाहाटी में, कोची में, गुवाहाटी में, कोची में और कोलकाता में और पटना में, ठीक है। आप लोग ये भी तैयार रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 96 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 97 प्रश्न के निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो क्या दिया है, काकीनाडा है। काकीनाडा है कहाँ पर, तो काकीनाडा आपका जो है कि ये कर्नाटक दिया है। तो ये देखें तो ये गलत दिया हो, क्योंकि काकीनाडा आपका कहाँ पर, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। समुद्री एक ऐसा बंदरगाह है, तो ये समुद्री बंदरगाह है, ठीक है। इन्नौर तो तमिलनाडु बिल्कुल सही दिया, अलप्पी केरल, पारादीप उड़ीसा ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। विक्टोरिया क्षेत्र का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है, ठीक है। तो क्या दिया है, ये युगांडा दिया है, केन्या दिया है, तंजानिया देखें तो विक्टोरिया झील का विस्तार कहाँ पर है, तो युगांडा में, केन्या में, तंजानिया में, बल्कि ये मलावी में नहीं है, ठीक है, मलावी में नहीं है, ठीक है। और ये देखें तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और इसे होकर विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है। और विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है, ठीक है, नील नदी का उद्गम होता है, आपने भी तैयार रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 का डी हो जाएगा। अब आगे के निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो ये दिया अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान है कहाँ पर, तो नई दिल्ली में दिया है। तो देखें तो ये गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान है कहाँ पर है, तो ये आनंद गुजरात में है, ठीक है, आनंद गुजरात में है। और फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर केंद्रीय संस्थान कहाँ पर, तो कटक में है। तो ये सही दिया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान है कहाँ पर, देहरादून में, सही है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है कहाँ पर, तो भोपाल में। तो देखें तो ये सही है। और आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एक प्रश्न बनता ही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक के निवास स्थल को यूर्थ नाम से जाना जाता है। तो ये दिया है एस्किमो, बी दिया है जुलू, सी दिया है पापुआन, डी दिया है खिरगिज। तो देखें तो ये खिरगिज जो है कि ये जनजातियाँ, इसको स्थल को यूर्थ के नाम से जाना जाता है। तो खिरगिज कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 101 नंबर प्रश्न की पिछड़ा वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, इसमें 2008 के 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। तो देखें तो ये इसमें क्या देखना है कि तो इसमें कौन से कथन सही है, इस पर विचार करना है। तो देख क्या है, पिछड़ा वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में देखना है। तो इसे 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब होती है, तो NCBC की तो 1993 में होती है, ठीक है, 1993 में होती है, ठीक है। और संशोधन में संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 भी शामिल किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा कथन है कि आयोग के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। और इस आयोग में क्या होता है, तो एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो 101 का क्या हो जाएगा, 101 का ए हो जाएगा, ठीक है, 101 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि फेमा अधिनियम 1999 में 1 जून 2000 को भारत में प्रभावी हुआ। तो देखें तो ये सही है, ठीक है। कारण क्या है, 27 वर्ष पुराने फेरा को वर्ष 2000 में समाप्त कर दिया गया। तो देखें तो ये भी सही दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखें तो दोनों कथन इसमें सही हैं। तो इसका आंसर 102 का ए हो जाएगा, ठीक है, 102 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न की टेपलान का रासायनिक नाम क्या है। ए दिया है डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, बी दिया है पॉलीविनाइल फ्लोराइड, सी दिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड और डी दिया है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो टेपलान का रासायनिक नाम क्या है, तो ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है, ठीक है। और क्या है, तो ये संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है
और इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम देखें तो ये टेप्लान है और ये एक ठोस का फ्लोरोकार्बन है। और इसका प्रयोग किस में होता है, इसका प्रयोग जो है कि बर्तनों पर न चिपकने वाले नॉन स्टिक सतह के रूप में होता है। और उसका घनत्व कितना होता है टेप्लान का, तो 2.2 ग्राम सेंटीमीटर इसका ये घनत्व होता है। और गलनांक कितना तो 327 सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 104 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया, तो ये दिया है सिमियो लजिमा ने, बी दिया एरिक डेक्सलर ने, सी दिया है नोरियो टानीगुची ने, डी दिया रिचर्ड फेनमैन ने। तो ये किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया, तो किसने किया, तो नोरियो टानीगुची ने, ठीक है, नोरियो टानीगुची ने। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये सी हो जाएगा। और ये कहाँ से, तो ये टोक्यो विश्वविद्यालय के विज्ञान के ये प्रोफेसर थे, ठीक है। और इस शब्द का प्रयोग कब किया, तो 1974 में प्रकाशित एक शोध में किया गया था, ठीक है। 104 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्राप्त प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा, 400 से 600 nm, 320 से 340 nm, ठीक है, 200 से 280 nm और 280 से 320 nm। तो देखें तो किसमें जो है कि किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा, तो किसमें होगा ये, ठीक है, किसमें होगा, तो 200 से 280 nm में होगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा किसमें अधिक होगी, 200 से 280 nm में अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या है, 105 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। निम्न में से फूल रहित पौधा है, ए फर्न दिया है, बी कटहल दिया है, सी गूलर दिया है, डी आर्किड दिया है। तो कौन सा फूल रहित पौधा है, तो ये फर्न है, ठीक है। तो 106 का ए हो जाएगा, 106 का ए हो जाएगा, ठीक है। और ये पौधा कैसा होता है, तो बीज रहित होता है और इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं, ठीक है। और फर्न एक ऐसा पौधा, तो फर्न एक सामान्य पौधा है, ठीक है, सामान्य पौधा है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 107 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में क्या दिया है, श्रेणी दिया है। सूची 2 में क्या दिया है, तो परिचालित क्षेत्र दिया है। तो सीमांत जोत में क्या होता है, तो इसमें 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, ठीक है। और लघु जोत यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा। अर्ध मध्यम जोत में क्या आ जाएंगे, तो अर्ध मध्यम जोत में 2 से 4 हेक्टेयर और मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर, ठीक है, 4 से 10 हेक्टेयर। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, तो ए का 1, बी का 3, डी का 2 देख लेते हैं। ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3 और क्या था, ए का 1, बी का 3, सी का क्या था, सी का 4 था। अर्ध मध्यम जोत में 2 से 4 हेक्टेयर और मध्यम जोत में कितना दिया है, तो 4 से 10 हेक्टेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का बी हो जाएगा, ठीक है, 7 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 108वें प्रश्न के निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा है क्या है, देख लेते हैं। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प की भार, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, तो ये भी गलत दिया हुआ है। आगे क्या दिया है देख लेते हैं। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं, तो जो है कि सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो ये सही दिया हुआ है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और 45% किसको, तो 45% सापेक्षिक आर्द्रता वाला मौसम मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 108 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो फ्लोरिकल्चर, ये फूलों का उत्पादन, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। एरेलिकल्चर, इसमें क्या होता है, तो फलों का उत्पादन दिया है, गलत दिया है, क्योंकि एरेलिकल्चर में सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। और पोट्री किससे, तो हवा में पौधों को उगाना, तो ये सही दिया हुआ है। और हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, जल में पौधों को उगाना, ठीक है। और पोमोकल्चर में क्या होता है, तो पोमोकल्चर में फलों का उत्पादन होता है, ठीक है, पोमोकल्चर में फलों का उत्पादन होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 110 नंबर प्रश्न की विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ स्थित है, दिया मलेशिया में, बी दिया चीन में, सी दिया मंगोलिया में, डी दिया इंडोनेशिया में। तो विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ पर, तो इंडोनेशिया में। और कहाँ पर, तो इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में स्थित है, ठीक है। और ये विशालतम क्रेटर झीलों में से एक है, कौन सा, तो ये टोबा झील। और झील कितना है, तो 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। और 505 मीटर एक ऐसी है, तो 505 मीटर एक गहरी है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 110 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक और राज्य दिए, एक और जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दी है। तो बिहार 25.4%, तो देखें तो 10 की वृद्धि सही दिया हुआ है। मध्य प्रदेश का 20.3%, तो ये सही दिया है। उत्तर प्रदेश से क्या दिया, 20.7 दिया है, तो ये बल्कि गलत है। उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि दर कितना है, तो ये 20.2% था, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे क्या दिया है, आगे के राजस्थान 21.3%, तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 111 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
112 नंबर प्रश्न की नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अवकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अवकथन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि प्रमुख उपजें हैं, तो ये देखें तो ये सही है। इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है, तो देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, तो 112 का ए हो जाएगा। ठीक है, 112 का ए हो जाएगा। 112 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 113 नंबर प्रश्न की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और कितना है, तो 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। तो इसका आंसर क्या होगा, 113 का। 113 का सी हो जाएगा। ठीक है, 113 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। और उसके बाद देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पश्चिम बंगाल, इसका कितना है, तो 128 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद से केरल कितना है, तो केरल का 860 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो बिहार है। बिहार में कितना है, तो 1106 है। ठीक है, 1106 है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 114 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष है। तो ये दिया है वर्ष 1975 में, बी दिया है वर्ष 1982 में, सी दिया है वर्ष 1985 में, डी दिया है वर्ष 1976 में। तो उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष है तो वर्ष 1976 में। ठीक है, 1976 में। और इसके दो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर, तो मेरठ और वाराणसी में स्थित है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो इसका स्थापना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में संपोषणी विकास को गति देना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 115 नंबर प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में लोगों को देशांत गमन के को फिलिप एम हॉफर ने कहा है, क्या दिया है, क्या कहा है, तो पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन क्या कहा है। बी दिया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा है, सी दिया है पॉपुलेशन डिस्प्लोजन कहा है, और डी पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा है। तो क्या कहा है, तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों को लोगों का देशांत गमन को फिलिप एम हॉफर ने क्या कहा, तो पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा है। ठीक है, और कौन कौन सी बातें कहेंगे, तो शहरी जनसंख्या में असाधारण निर्जाति मिश्रण को क्या कहा गया, तो पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन कहा गया है। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसको कहा गया, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को कहा गया है। और पॉपुलेशन डिस्प्लोजन क्या है, तो पॉपुलेशन डिस्प्लोजन क्या है, तो ये शहरी जनसंख्या में असाधारण निर्जाति वंश मिश्रण है। ठीक है, और पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन क्या है, तो ये पॉपुलेशन उपरोक्त सभी के अध्ययन को क्या कहते, तो पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 116 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो ये दिया बक्साइट, बी दिया जिप्सम, सी दिया अभ्रक, डी दिया चूना पत्थर। तो देखें तो कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पाए, तो ये अभ्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और बाकी बक्साइट, तो बक्साइट कहाँ पर, तो बांदा, चंदौली आदि जिलों में। जिप्सम कहाँ पर, जिप्सम झांसीपुर, हमीरपुर आदि जिलों में। और चूना पत्थर कहाँ पर, तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, तो 116 क्या हो, 116 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 117 प्रश्न की गुप्त वंश के अंतिम शासक स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये दिया है गाजीपुर में, बी दिया है मथुरा में, सी दिया है प्रयागराज में, और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ के कहाँ पर, तो ये गाजीपुर में है। ठीक है, गाजीपुर में है। और कहाँ पर, तो गाजीपुर के सईदपुर तहसील में स्थित है। ठीक है, और इस पर हुड़ों के प्रथम आक्रमण और स्कंदगुप्त द्वारा उन्हें पराजित किए जाने का इसमें उल्लेख है। ठीक है, 117 का ही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 118 प्रश्न, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये दिया महीनकण, बी दिया है भूर, सी दिया कंकरीली पथरीली, और डी दिया दलदली। तो देखें तो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली पथरीली प्रकार की मृदा मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो 118 का सी हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। और इसका विस्तार कहाँ पर, तो इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर के, ठीक है, सहारनपुर से लेकर के कुर्सीनगर तक है। और भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कितना है, तो लगभग 34 किलोमीटर है। और यह एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र है जहाँ कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 118 का सी हो जाएगा। 119 प्रश्न के शहरी वृद्धि सूचक है। पहला कथन है कि देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा है कि शहरी क्षेत्र में आय में वृद्धि। ठीक है, आय में वृद्धि। तीसरा है कि शहरी केंद्रों की जनसंख्या में वृद्धि। चौथा है कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का। तो देखें तो शहरी वृद्धि सूचक के चारों इसमें कथन सही दिए हुए हैं। ठीक है, चारों कथन सही दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर चारों कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 120 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक और शहर दिए, एक और नदी दिया है। तो मथुरा जो है किस नदी के किनारे है, तो मथुरा जो है कि यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे, तो 1 का 2 हो जाएगा।
और जौनपुर, जौनपुर कहाँ पर, जौनपुर आपका गोमती नदी किनारे है। अयोध्या कहाँ पर, तो अयोध्या आपका सरयू नदी किनारे है, ठीक है। चित्रकूट कहाँ पर, चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी के किनारे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का 2, बी का 3 देख लेते हैं। ए का 2, बी का 3 और सी का 1, डी का 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 120 का सी हो जाएगा, 120 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 121वें प्रश्न के असत्य कथन को, असत्य कथन है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। तो देखें तो ये सही है। कोबरा सर्प का विष तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। तो ये भी सही है। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस इथिलीन है। तो ये भी सही दिया है। और ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है, वेग ठोस में होता है, ठोस में होता है। और ध्वनि के वेग माध्यम के घनत्व पर यह निर्भर करता है। और ध्वनि की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार देखें तो निर्वात में ध्वनि का वेग क्या हो जाता है, तो निर्वात में ध्वनि का वेग जो है कि 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 121 का डी हो जाएगा, यह सत्य है। 122वां प्रश्न, ये टेकियान से तात्पर्य है। ये दिया है जल के बहाव को मापने की इकाई, बी दिया उच्च तापमापी यंत्र, सी दिया भारी नाभिक वाले अणु का भाग और डी दिया प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले परिकल्पित कण। तो टेकियान से तात्पर्य क्या है, तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले परिकल्पित कण है। तो 122 का क्या हो जाएगा, 122 का डी हो जाएगा, ठीक है। और टेकियान क्या है, टेकियान क्या है तो देख लेते हैं। टेकियान जो है कि ग्रीस भाषा का शब्द है और यह 1967 में भौतिक विज्ञानियों द्वारा परिकल्पित किया गया। और यह ऐसे परिकल्पनात्मक कण हैं जो प्रकाश की गति से, तीव्र गति से चलते हैं। और भौतिक विज्ञान अभी इसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। और देखें तो जल के बहाव को मापने की इकाई क्या है, तो ये क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड कहलाती है। और उच्च तापमापी यंत्र को क्या कहते हैं, इसको पायरोमीटर कहते हैं, पायरोमीटर कहते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 122 का डी हो जाएगा। 123वें प्रश्न के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि दांतों के एनिमल कैल्शियम फास्फेट का बना है, जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। तो देखें तो ये सही दिया है, ठीक है। मुंह के पीएच का मान, कारण क्या है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो देखें तो ये भी कथन सही है, ठीक है। ये भी कथन सही दिया हुआ है। और क्या होता है इसमें, तो इसके बाद से अम्लता दांतों को संचारित करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 123 का बी हो जाएगा, ठीक है। 123 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 124वें प्रश्न की, यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक वड़ी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई देगा ए पीले रंग का, बी लाल रंग का, सी हरे रंग का, डी काले रंग का। तो यदि किसी फूल पर एक वड़ी हरा प्रकाश पड़ता है तो फूल कैसा दिखाई देगा, तो एक काले रंग का दिखाई देगा, ठीक है। ये काले रंग का दिखाई देगा। और यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक वड़ी हरा प्रकाश पड़ता है तो फूल काले रंग का दिखाई देता है। और प्रकाश द्वारा लाल रंग को परिवर्तित करने के कारण ऐसा होता है, किसके द्वारा, तो प्रकाश द्वारा लाल रंग को परिवर्तित करने पर ऐसा होता है। 125वां प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल है। ए दिया क्रोमियम लवण, बी दिया जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल, सी दिया क्लोरोफार्म का यौगिक, डी दिया पड़हरित का प्रकार। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं क्या दिया है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो ये जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है, ठीक है। 125 का बी हो जाएगा, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, C27H46, ठीक है, वो होता है। और जंतु वसा में मौजूद एक वसीय क्या है, तो एल्कोहल है, जो रंगहीन, गंधहीन और श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। और इसका मानव हृदय रोग से देखें तो इसका सीधा संबंध है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 126वां प्रश्न की फरवरी 2024 में भारत किस स्थान पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था, तो ये कोलकाता में किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं और किसके द्वारा किया गया, तो ये अनिल कपूर के द्वारा किया गया। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 127वां प्रश्न की फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये दिया मध्य प्रदेश, बी दिया उत्तर प्रदेश, सी दिया है राजस्थान और डी दिया है महाराष्ट्र। तो कहाँ पर से किया गया, तो ये राजस्थान से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। और इस योजना के तहत क्या है, तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को 2000 रुपये का मासिक पेंशन इसमें मिलेगा। अब आगे क्या है देख लेते हैं। 128वें प्रश्न की फरवरी 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये दिया है गुवाहाटी असम में, बी दिया है बेंगलुरु कर्नाटक में, सी दिया है पुणे महाराष्ट्र में और डी दिया है कोची केरल में। तो ये कहाँ पर किया गया, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये गुवाहाटी असम में किया गया, ठीक है। गुवाहाटी असम में किया गया, 28 का ये हो जाएगा। और इसका उद्घाटन कौन करते हैं, तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा किया गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
129वें प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2024 में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश बन गया, तो ये देखें तो ये सही है। माल्टा दक्षिण अफ्रीका का एक द्वीपीय राष्ट्र है, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि माल्टा जो है कि माल्टा क्या है, तो माल्टा सिसिली इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में, कहाँ पर, तो भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा, तो 129 का क्या हो जाएगा, 129 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 130वें प्रश्न की फरवरी 2024 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लकड़ी के से निर्मित विश्व के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। तो ए भारत दिया है, बी जापान दिया है, सी यूरोपीय संघ दिया, डी चीन दिया। तो देखें तो ये किसके साथ, तो ये जापान के साथ। तो क्या हो जाएगा 130 का बी हो जाएगा, ठीक है। और लकड़ी से निर्मित विश्व के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो है कि लिग्नोसेट प्रोब है, ठीक है, लिग्नोसेट प्रोब है, ठीक है। तो 130 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या। 131वां प्रश्न है कि फरवरी 2024 में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये दिया लीमा पेरू में, बी दिया ओटावा कनाडा में, समरकंद उज्बेकिस्तान में, कंपाला युगांडा में। तो प्रवासी प्रजाति संरक्षण CMS COP 14 का आयोजन ये कहाँ पर होता है, तो ये जो है कि ये कहाँ पर होता है, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। 31 का सी हो जाएगा, ठीक है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण प्रयासों में वृद्धि करना है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 132वें प्रश्न की फरवरी 2024 में क्वाड समूह किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया। तो कौन से देश हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद से जापान दिया है, फिर भारत दिया है, फिर अमेरिका दिया है। तो देखें तो कौन सा देश है, तो अमेरिका जो है कि क्वाड समूह के देश USA की प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के क्वाड बिल पारित किया। तो कौन, ये USA ने किया, ठीक है। 132 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 133 फरवरी 2024 में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय यात्री ओलेग कोनुको ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये दिया है अमेरिका के, बी दिया है रूस के, सी दिया है जापान के, और डी दिया है चीन के। तो ये कहाँ के, तो ओलेगा कोनुको कहाँ पर के हैं, तो ये रूस के हैं, ठीक है। 133 का बी हो जाएगा। और ये कितने दिन रहे, तो ये 878 दिन और 12 घंटे का समय भी व्यतीत किए हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 134वें प्रश्न की फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ए UK दिया है, बी भारत दिया है, सी जर्मनी दिया है, डी फ्रांस दिया है। तो किसको ये सम्मानित किया गया, तो ये भारत को, किसको, तो ये भारत को, ठीक है। 134 का क्या हो जाएगा, 134 का बी हो जाएगा, ठीक है। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके लिए दिया जाता है, तो नई खोजों के लिए सरकार और संगठन को प्रदान किया जाता है। तो 134 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस भारतीय संस्थान को वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ए दिया है एम्स के, बी दिया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के, सी दिया JK कैंसर संस्थान को, और डी दिया अपोलो हॉस्पिटल समूह को। देखें तो किस भारतीय संस्थान को वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 135 का बी हो जाएगा, ठीक है। 135 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 136वां प्रश्न की फरवरी 2024 में किस देश को फाइनल में पराजित करके ऑस्ट्रेलिया ने ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया। तो ए दिया है भारत, बी दिया दक्षिण अफ्रीका, सी दिया है न्यूजीलैंड, डी दिया है श्रीलंका। तो ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया ने हराकर। तो भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कि ये हो जाएगा। और ये कहाँ पर हुआ था, ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर हुआ था, तो ये अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 137वां प्रश्न है कि फरवरी 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ए दिया है ताइवान के साथ, बी दिया UAE के साथ, सी दिया है सऊदी अरब के साथ, डी दिया है कतर के साथ। तो प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ हुआ, ताइवान के साथ, ठीक है। तो 137 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 138वां प्रश्न है कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा T15 सुरंग नाम से प्रसिद्ध देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये दिया उत्तराखंड में, बी दिया जम्मू कश्मीर, सी दिया है सिक्किम में, डी दिया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये देखें तो ये जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। T15 नामक सुरंग किस नाम से प्रसिद्ध देश की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 138 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
139 प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही है। इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये गलत दिया हुआ, क्योंकि इसका नेतृत्व किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था, ठीक है। तो 139 का ये हो जाएगा, 139 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 140 फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये दिया संभल में, बी दिया है बदायूं में, सी दिया है मथुरा में, डी दिया है आगरा में। तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये संभल जिले में, ठीक है, संभल जिले में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 140 का ये हो जाएगा, ठीक है। श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये संभल में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कब? तो फरवरी 2024 में। आगे है कि 141 प्रश्न की फरवरी 2024 में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा काजी नींबू खट्टा नींबू को राज्य फल घोषित किया गया? तो ये दिया अरुणाचल प्रदेश, बी दिया मेघालय, सी दिया असम और डी दिया नागालैंड में। तो काजी नींबू खट्टा नींबू को राज्य फल घोषित किया गया। तो किसको कहाँ पर किया गया? तो किस राज्य में? तो ये अरुणाचल, ये कहाँ पर किया गया? तो ये आपका असम में किया गया, ठीक है, असम में किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 141 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 142 प्रश्न की फरवरी 2024 में किस दक्षिण भारतीय शहर में दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई? तो ए दिया है बेंगलुरु में, बी दिया है कोच्चि में, सी दिया है हैदराबाद में, डी दिया अमरावती में। तो दक्षिण भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना कहाँ पर किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 143 प्रश्न की फरवरी 2024 में ऋतु बहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो ये दिया मध्य प्रदेश के, बी दिया उत्तराखंड के, सी दिया उड़ीसा के और डी दिया पश्चिम बंगाल के। तो ऋतु बहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये उत्तराखंड के, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो उत्तराखंड के। तो 143 का बी हो जाएगा, ठीक है, 143 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 144 प्रश्न की फरवरी 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? तो ए दिया काठमांडू नेपाल में, बी दिया ढाका बांग्लादेश में, सी दिया काबुल अफगानिस्तान में, डी दिया नई दिल्ली भारत में। तो विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये काठमांडू नेपाल में, ठीक है। 144 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 145 प्रश्न की फरवरी 2024 में जस्टिस नवाब सलाम को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। वह किस देश के निवासी हैं? तो ए दिया लेबनान के, बी दिया मिस्र के, सी दिया सऊदी अरब के, डी दिया माली के। तो ये कहाँ के हैं? तो ये जो है कि लेबनान के हैं, ठीक है, लेबनान के। और लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है, ठीक है, आप लोग भी तैयार रखिएगा, लेबनान की राजधानी बेरूत है। अब आगे देख लेते हैं 146 प्रश्न की फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भूमि की खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली पहल ग्रोह को शुरू करने की घोषणा की गई? तो ये दिया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, बी दिया नीति आयोग द्वारा, सी दिया नाबार्ड द्वारा और डी दिया राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। 146 का बी हो जाएगा, ठीक, 146 का बी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करिएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग कब गठन हुआ था, ठीक है, आप लोग ये जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 147 प्रश्न की फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया? तो ये दिया कालाजार के, बी दिया फाइलेरिया के, सी दिया मलेरिया के और डी दिया जापानी बुखार के। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया तो किसके लिए? तो फाइलेरिया के लिए। 147 का बी हो जाएगा, ठीक है, 147 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 148 प्रश्न की फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई? तो ये दिया रायबरेली में, बी दिया वाराणसी में, सी दिया है प्रयागराज में और डी दिया कानपुर में। तो राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो वाराणसी में, ठीक है, 148 का बी हो जाएगा। अब आगे है कि 149वां प्रश्न की हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में योगदान करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? ठीक है, योगदान है। तो देखें तो वर्तमान उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो कितना है? तो ये कितना है? तो 9.2% है, ठीक है, 9.2% है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना है, ठीक है। सबसे पहले कौन पे है? तो महाराष्ट्र है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश का स्थान है। कितना? तो 9.2% का योगदान है जीडीपी में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 150वें प्रश्न की फरवरी 2024 में साइमा वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह किस देश की निवासी हैं? ए दिया पाकिस्तान के, बी दिया है भारत के, सी दिया है बांग्लादेश के और डी दिया है श्रीलंका के। तो देखें तो जो साइमा वाजिद है कहाँ से हैं? तो ये बांग्लादेश से हैं, ठीक है।
तो 150 का क्या हो जाएगा, 150 का सी हो जाएगा, ठीक है, 150 का सी हो जाएगा। और ये लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसा लगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम नए टेस्ट को लेकर के। तो आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।